students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back here with another lecture of some basic concepts of chemistry. Students, so far we have discussed about physical properties of matter. Now moving ahead, we are going to talk about few basic laws which were given in the very initial stage of chemistry. Today we are going to talk about law of chemical combination. This law was given before molecular mass were known. That means बेटा जब ये लॉ आपको दिया गया था उस वक्त हमें मॉलिक्यूलर मास के बारे में कुछ भी पता नहीं था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बेटा जब दो एलिमेंट मिलते हैं तो दे फॉर्म अ कंपाउंड. तो वी ऑल नो दैट एलिमेंट प्लस एलिमेंट विल गिव मी अ कंपाउंड. तो जब हम कंपाउंड बनाते हैं तो कुछ बेसिक लॉज लगते हैं. वो लॉज के बारे में हमें डिस्कस करना है कि मेरे दोनों जो एलिमेंट है फॉर एग्जाम्पल H2+O दे आर गोइंग टू कंबाइन टुगेदर एंड दे आर गोइंग टू गिव मी अ वाटर विच इज़ अ कंपाउंड. तो बच्चा ये तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो तुम्हारे पास दोनों एलिमेंट है वो आपस में क्यों कंबाइन करेंगे, कौन से क्वांटिटी में कंबाइन करेंगे, इनका रेशो क्या होगा, इनका प्रपोर्शन क्या होगा, कब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट देते हैं. मैंने अगर 10 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट लिया है तो मुझे कितना ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताता है. तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट, दिस लॉ वाज गिवन before molecular mass. I will write down directly before molecular mass. molecular mass के बारे में पता नहीं था जब हमारे पास ये laws आए. According to this laws, these are very fundamental laws. So law of chemical combination will be very basic. इसके अंदर बेटा 5 laws आएंगे and we have to discuss all the laws one by one. तो बेटा अभी अगर हम लोग देखें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलता है जब आप दो एलिमेंट्स लेते हो, दैट मीन्स व्हेन एलिमेंट कंबाइंस विथ अनदर एलिमेंट. एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो हमें दे देता है कंपाउंड. वी गेट बच्चा कंपाउंड. तो बेटा आपका ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ कंबाइन होके कंपाउंड क्यों देगा. अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ तो क्या वो मुझे कंपाउंड देंगे? नहीं देंगे बेटा. और अगर देंगे तो उनका रेशो कैसा होगा, उनका प्रपोर्शन कैसा होगा, वो किस बेसिस पे रिएक्ट करेंगे, दिस ऑल विल बी गिवन इन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. नाउ स्टूडेंट्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माय लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इसके अंदर बेटा 5 लॉज आने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी देम वन बाय वन. सो वी हैव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड अंडर दिस लॉ जो मेरा सबसे पहला लॉ होगा अंडर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. The first law I am going to talk about is law of conservation of mass. Conservation of mass. Okay students, and after that I am going to talk about law of definite proportion. Law of definite proportion. और उसके बाद definite proportion के बाद I am going to talk about law of multiple proportion. Multiple proportion. Later on students, after law of multiple proportion, we are going to see a Gay-Lussac's law of combining volume. फिर हमारे पास आएगा Gay-Lussac's law. And after Gay-Lussac's law students, we are going to talk about Avogadro's law. Avogadro's law. Okay बच्चा, तो यहाँ पे ये जो आपके सामने 5 लॉज हैं, दिस ऑल लॉज कम टुगेदर इन अ लॉ ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये सारे लॉज हम ऑल टुगेदर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट स्टडी करने वाले हैं. तो हमारे पास जो आज हम 2 लॉज को डिस्कस करेंगे वो 2 लॉज है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनाइट
प्रपोर्शन। बेटा जब भी आप ये लॉस को पढ़ रहे हो दैट टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन से साइंटिस्ट ने लॉ दिया है और किस ईयर में दिया है, और साथ साथ में इस लॉ के स्टेटमेंट। सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फर्स्टली, अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नोन एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये आपका पहला लॉ है बेटा, एंड इट वाज गिवन बाय एंटियोनी लेवियोसिर। एंटोनी, this is a scientist who have given this law, Lavoisier. It was given by Antoine Lavoisier। और बेटा ये जो लॉ दिया था it was given by a French scientist। so Antoine Lavoisier जो थे बच्चा वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये जो लॉ है वो दिया है। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बच्चा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस लॉ सेज। तो ये लॉ क्या बोलता है कि अगर मैंने 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट लिया है, आई एम टेकिंग अ बिग नंबर 10 ग्राम्स। इफ आई एम टेकिंग 10 ग्राम ऑफ अ रिएक्टेंट तो माई प्रोडक्ट विल बी ऑल्सो 10 ग्राम्स। मतलब मैंने जितना रिएक्टेंट लिया है मुझे उतना ही क्या होगा, मास मिलेगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ। Firstly student, when I talk about Antoine Lavoisier, तो he is considered as a father of modern chemistry, because बेटा यहाँ से आपके modern chemistry की शुरुआत हो रही है। This is the first law। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आएंगी but the start was given by Antoine Lavoisier, so he is also known as a father of modern chemistry। So he is a father of modern chemistry। now student let us try to understand। सपोज कर लो बेटा मेरे पास A और B है which is acting as a reactant। ओके बच्चा, मेरे पास A और B है और ये दोनों मेरे reactant की तरह काम कर रहे हैं। अब आगे जाके इन्होंने मुझे C+D दिया। ओके स्टूडेंट्स, और ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो बच्चा अगर मैंने अपना A और B टोटल 10 ग्राम्स लिया था, अगर मैंने अपना A और B टोटल 10 ग्राम्स लिया था तो मेरा जो C और D है इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी समहाउ 10 ग्राम्स। ये भी क्या होगा बच्चा, ये भी आपका क्या होगा, 10 ग्राम्स होगा। अब बेटा अब सवाल उठता है कि क्या एग्जैक्टली 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया है तो 10 ग्राम का प्रोडक्ट होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। सुनो बेटा, अगर मैं ये देखूँ कोई भी ऐसा रिएक्शन जैसे कि A+B मुझे रिएक्टेंट दे रहे हैं, तो मेरे पास अगर 9 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा है ना बच्चा, मतलब यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है रिएक्टेंट करते वक्त, और वो लॉस आपका क्या होगा, 1 ग्राम होगा। इन टोटल इट शुड बी 10 ग्राम। लॉसेस को भी कंसीडर करके, क्योंकि हम कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मेरा पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है मुझे डिज़ायरेबल प्रोडक्ट भी दे। कुछ लॉसेस भी हो सकता है, कुछ गैस के फॉर्म में लिबरेट हो सकते हैं। देयर आर ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस काइंड। तो वो लॉसेस को भी यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो बाय अंडरस्टैंडिंग दिस स्टूडेंट्स, जो एंटोनी लेवियोसिर थे, ही सेड टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, आपने जितना रिएक्टेंट का मास लिया है विल बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सो इट इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to the total mass of product। आप जितना रिएक्टेंट लोगे उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो स्टूडेंट्स लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ। सपोज आई एम टेकिंग H2 एंड देन आई एम कंबाइनिंग इट विथ O2। मैंने H2 ले लिया और मैंने O2 ले लिया और 2H2 ले लिया। ये लोग आगे जाके बेटा मुझे देने वाले हैं 2H2O। ये दोनों मेरा रिएक्टेंट था।
मैं 1 ग्राम अगर अपना H2 लेती हूँ और 1 ग्राम अगर मैं अपना O2 लेती हूँ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन विल गिव मी अ 2 ग्राम ऑफ वाटर। मेरे दोनों रिएक्टेंट्स ऐड हो गए और मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। जितना मास आपके इस साइड पे था दैट वाज टूवर्ड्स द रिएक्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मास टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। जितना मास आपके रिएक्टेंट साइड पे है एग्जैक्टली सिमिलर मास बेटा जो है वो आपके प्रोडक्ट साइड पे है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम ऑल्सो वी कैन से दैट मास कैन बी नीदर क्रिएटेड, यू कैनॉट क्रिएट मास। कि अगर मैंने 2 ग्राम का रिएक्टेंट लिया है और मैं चाहूँ मुझे मेरा प्रोडक्ट 4 ग्राम का मिल जाए, देन इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट बेटा। हम मास बना भी नहीं सकते, वी कैन नॉट क्रिएट मास। ये लॉ आपको बोलता है मास कैन बी नीदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड एंड यू कैन नॉट इवन डिस्ट्रॉय इट। आप मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो बच्चा। अगर आपके पास 2 ग्राम मास है एंड आई एम टेलिंग यू कि डिस्ट्रॉय दिस 2 होल ग्राम ऑफ मास, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू डू स्टूडेंट्स? नॉट एट ऑल बेटा, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। वॉट यू कैन डू इज, मैंने हाइड्रोजन और O2 ले लिया तो आई कैन डू सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन एंड आई कैन गेट अ वाटर। तो मैं सिर्फ अपने मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। लाइक इफ आई हैव अ पीस ऑफ अ वुडन ब्लॉक, तो मैं उस वुडन ब्लॉक को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन क्रिएट सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट पीस ऑफ वुडन ब्लॉक्स। आई कैन क्रिएट डस्टर, वी कैन क्रिएट चेयर, वी कैन क्रिएट टेबल। तो बच्चा हम मास को डिस्ट्रॉय करना हमारे हाथ में नहीं है और मास को क्रिएट करना भी हमारे हाथ में नहीं है। वी आर जस्ट सिंपली डूइंग अ कन्वर्जन। हम एक फॉर्म ऑफ मास को दूसरे फॉर्म ऑफ मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वी कैन राइट डाउन हियर स्टूडेंट, लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट, लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट, ये लॉ हमें और भी बोलता है। और स्टूडेंट वन थिंग आई विल डू, आई विल राइट डाउन देयर बिकॉज there is no space, so we will write down here, law states that mass can be neither created, mass can be neither created, आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते हो, nor destroyed, ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो हमारे अर्थ पे जो टोटल मास होगा वो मास कैसा होगा बेटा, सेम होगा। दिस इज अ फर्स्ट लॉ विच वॉज गिवन बाय एंटियोनी लेवियोसिर। According to him, whatever reactant I am going to have is exactly a same amount of product I will get. I cannot get, मतलब मेरे पास जितना रिएक्टेंट होगा एग्जैक्टली मुझे उतना ही क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। आपको 2 स्टेटमेंट याद रखने हैं। पहला जो है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इन एनी केमिकल रिएक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। आप जितना रिएक्टेंट लोगे आपको उतना ही क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और साथ में बेटा हमने ये देखा है कि ये लॉ बोलता है कि मास कैन बी नीदर क्रिएटेड, आप मास को क्रिएट नहीं कर सकते हो, एंड मास कैन बी नर डिस्ट्रॉयड, और ना ही आप मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बेटा ये आपका पहला लॉ था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। इट इज़ वेरी स्वीट एंड सिंपल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ वी विल मूव टू आवर सेकेंड लॉ विच इज नोन एज अ लॉ ऑफ डेफिनाइट proportion. But before that students, please take screenshot. Okay students, so I hope you are done. So now we are going to talk about another law from this series and that is known as a law of definite proportion. बच्चा ये word definite आया तो क्या समझता है? word definite आया तो it is somehow telling me कि fix. Definite means anything that is fixed or anything that does not change. अब हमारे पास जो law है इसे बोला जाता है law of definite proportion, or I can say it law of a constant proportion
और आई कैन से इट एज अ लॉ ऑफ अ फिक्स प्रपोर्शन। मतलब यहाँ पे मेरा जो प्रपोर्शन है दैट विल रिमेन सेम अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। स्टूडेंट, फर्स्टली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट से। बेटा, अगर मैं प्योर वाटर लेती हूँ, इफ आई एम टेकिंग अ वाटर, वॉट एवर इज अ सोर्स ऑफ वाटर, चाहे वो मैंने रिवर से ऑब्टेन किया हो, चाहे वो मेरे पास रेन वाटर हो, चाहे वो मेरे पास टैप का वाटर हो, जो आपके वाटर में हाइड्रोजन है और जो आपके वाटर में ऑक्सीजन है, उन सब का परसेंटेज सेम होगा। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स, आपने पानी लिया, अलग अलग सोर्सेस से लिया, आपने रिवर वाटर लिया, आपने रेन वाटर लिया और आपने टैप वाटर लिया। कंडीशन, तीनों के तीनों प्योर होंगे। तो जब तीनों के तीनों प्योर होंगे, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। दैट मीन्स दे विल रिमेन H2O H2O H2O। तो जो H2O में जो रेन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज है, वही सेम परसेंटेज रिवर वाटर में भी होगा और वही सेम परसेंटेज जो है बच्चा वो आपके टैप वाटर का भी होगा। अगर आपका कोई भी कंपाउंड प्योर है तो उसमें जो एलिमेंट्स के परसेंटेज होते हैं वो बदलते नहीं है। यही आपका लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन बोलता है। बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन मोर डिटेल फॉर्म। तो बेटा, सबसे पहले हम लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन में बात करते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन किसने दिया था। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन was given by Joseph Proust. Joseph Proust gave us law of definite proportion. He was also a French scientist. बेटा, ये भी फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या दिया? इन्होंने दिया law of definite proportion. Okay? तो let us try to understand how does he told this. कैसे, ऑन व्हाट बेसिस, ऐसा क्या किया तो हमें ये स्टेटमेंट मिला कि हमारे पास कोई भी कंपाउंड हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, चाहे कहीं से भी आया हो, उसके अंदर जो केमिकल कॉम्बिनेशन का प्रपोर्शन होगा वो क्या होगा? वो सेम होगा। बेटा, मैं पहले क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम अ गिवन मास ऑफ कंपाउंड, अ गिवन मास ऑफ कंपाउंड, अगर आपके पास एक कंपाउंड है, a given mass of compound always contain exactly same proportion of element, always contains exactly same proportion of elements by weight irrespective of its source and origin। चाहे कहीं से भी हमने इसको लाया हो या चाहे कहीं पे भी ये बना हो, डजेंट मैटर। बेटा, ये स्टेटमेंट मैं थोड़ी देर बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट बिफोर दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास है CuCO3 विच इज़ नोन एज अ क्यूप्रिक कार्बोनेट। बेटा, मेरे पास जो है आई हैव CuCO3 एंड दिस इज नोन एज क्यूप्रिक कार्बोनेट। Now, what Joseph Proust did, Joseph Proust took one cupric carbonate, which one was natural। इन्होंने दो सोर्सेस से क्यूप्रिक कार्बोनेट को लिया, एक नेचुरल जगह से ऑब्टेन किया और दूसरा ऑब्टेन किया आर्टिफिशियली, इट वॉज मैन मेड। ओके स्टूडेंट्स, दो सोर्सेस से क्यूप्रिक कार्बोनेट को ऑब्टेन किया। One was natural and another one was artificial, or you can also call it as a synthetic. Now बेटा, what he find out कि अगर मैं he founded कि मैं क्या करता हूँ, percentages देखता हूँ। तो he took CuCO3, हमारे पास है CuCO3
दो सोर्सेस से ऑब्टेन किया था CuCO3, वन वॉज नेचुरल एंड अनदर वन वॉज आर्टिफिशियल। एक नेचुरल सोर्स था और एक आर्टिफिशियल सोर्स था, मतलब एक हमने लैब में बनाया था। ही सॉ परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना होगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा और परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा। दिस इज हाउ ही हैड डन अ टेबल। तो फर्स्टली ही सेड कि मैं देखूंगा मेरे पास परसेंटेज ऑफ कॉपर कितना है, फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है और लास्ट में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना है। ओके, यू कैन टेक इट इन एनी ऑर्डर, डजंट मैटर। व्हाट ही फाउंड स्टूडेंट्स कि आपका जो नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट था उसके अंदर कॉपर का परसेंटेज वॉज बच्चा 51.35%। 51.35% जो है वो कॉपर का था क्यूप्रिक कार्बोनेट में, जो हमने नेचुरल कॉपर लिया था, नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया था वहाँ पे। अब वहाँ पे ही ऑब्जर्व कि जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन का परसेंटेज था बेटा, इट वॉज देयर 9.4%। तो जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन था बच्चा आपके नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट में वो 9.4% था। और लास्ट में जोसेफ प्राउस सॉ द परसेंटेज ऑफ अ कार्बन विच वॉज 38.9%। ये परसेंटेज जो हमारा है क्यूप्रिक कार्बोनेट का, ये नेचुरल क्यूप्रिक कार्बोनेट का परसेंटेज है। Now what Joseph Proust did, Joseph Proust took an artificial cupric carbonate and then he found what is going to be a percentage of copper, oxygen and your carbon. So he found, student, here in artificial also your percentage of cupric carbonate is 51, 9.74 for oxygen and this will remain 38.91% for carbon. That means what I can see is whether my cupric carbonate is natural or it is artificial. We don't care from where it came, what is the origin, doesn't matter. Percentage of element will remain same in a compound. आपने चाहे कहीं से भी उसे क्यों ना ऑब्टेन किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो यू विल सी स्टूडेंट्स आपके परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। नाउ लेट अस गो बैक टू द स्टेटमेंट एंड लेट अस सी व्हाट वाज द स्टेटमेंट व्हिच वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। According to Joseph Proust, a given mass of compound always contain exactly same proportion of element. अगर आपने कोई कंपाउंड लिया है, we all know एलिमेंट कंबाइन होंगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा। तो वो कंपाउंड चाहे आपने नेचुरल तरीके से बनाया है, चाहे आपने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है, कहीं से भी क्यों ना ऑब्टेन किया हो, उसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स होंगे बच्चा, दे आर गोइंग टू रिमेन सेम, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन से बाय वेट irrespective of its source, wherever whatever is a source and origin. Now student, for an example, we have so many source of carbon dioxide. हमें कार्बन डाइऑक्साइड व्हीकल से मिल रहा है बच्चा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सलेशन से मिल रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्रीज से मिल रहा है। तो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड आपका व्हीकल्स का हो या हम ब्रीदिंग करके जो निकाल रहे हैं या जो इंडस्ट्रीज दे रही हैं, सब में परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एक जैसा होगा, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड है और उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड बना है उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज फिक्स होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इस लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी अराइज हुए। देयर वर मेनी साइंटिस्ट हु ट्राइड एन एक्सपेरिमेंट और उन्होंने देखा कि परसेंटेज फ्लक्चुएट होता है, बट
वो परसेंटेज इसलिए चेंज हो रहा था बेटा क्योंकि उन्होंने प्योर कंपाउंड नहीं लिया था। अगर हम कोई भी कंपाउंड प्योर फॉर्म में लेते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो उनका परसेंटेज होगा एलिमेंट्स का वो हमेशा सेम होगा। अ गिवन मास ऑफ कंपाउंड always contains same number of elements irrespective of its source and origin. This is law of chemical definite proportion. Beta, here we have completed our 2 laws from the law of chemical combination series. पहला था हमारे पास law of conservation of mass. वो लॉ बोलता है जितना भी रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। उन्होंने बोला मास कैन बी नाइदर क्रिएटेड नर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। Then we have moved ahead to the law of definite proportion. Law of definite proportion के हिसाब से अगर आपके पास कोई कंपाउंड है तो आपने उसे चाहे कहीं से भी क्यों ना ऑब्टेन किया हो, सब में या अलग अलग सोर्सेस से ऑब्टेन किया है, तो हर एक में percentage of element will not change and it will remain same. Only a condition should be कि आपका जो कंपाउंड है वो प्योर है। स्टूडेंट हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में वी विल बी टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट गे-लुसेक्स लॉ एंड एवोगाड्रोज लॉ। बेटा दिस लॉज आर द बेस ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से आपके मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत हो रही है। एज यू नो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम योर केमिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में बाकी सारे लॉस को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।